राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू जग जाता है और अपनी मां से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी, देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी, मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया, लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, हमने उसी की हत्या कर दी। और मरे हुए नेवले को देखकर राजू रोने लगता है। किसने मारा मेरे दोस्त नेवले को? किसने मारा? राजू के मम्मी पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू हमेशा नेवले के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में अक्सर ही दोस्तों से अपने नेवले के बारे में बात किया करता था। अकाल मृत्यु के चलते नेवला और सांप दोनों प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। नेवले की आत्मा हमेशा राजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन रात को राजू के पास नेवले की आत्मा प्रकट होती है और राजू से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है। मेरी आत्मा भटकती रहती है। सांप भी अकाल मृत्यु के चलते भूत बन गया है। वो तुम पर हमला कर सकता है, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उससे तुमको बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। राजू नेवले की आत्मा से प्रेम करने लगता है और नेवले की बात सुनकर मम्मी पापा से रूठ जाता है। जब उसे मनाने की कोशिश वो दोनों करते हैं और तरह तरह के खिलौने राजू को लाकर देते हैं। मेरे दोस्त नेवले को तुम दोनों ने पीट पीट कर मार डाला। तुम दोनों गंदे मम्मी पापा हो। अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्तों को भी पीट पीट कर मार डालोगे। तुम हमें अकेले देखना पसंद करते हो, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। नहीं राजू, खून देखकर हमने सोचा कि नेवले ने तुम्हें मार दिया है। इस भूल में हमने गलती कर दी।
नहीं राजू, मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हो मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा, हमें उस सांप के प्रकोप से बचाइए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तुम लोग परेशान मत हो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा बीन बजाने लगते हैं। बीन की आवाज सुनते ही सांप की आत्मा मदमस्त होकर तांत्रिक बाबा के पास चली आती है और तांत्रिक बाबा बोतल का ढक्कन खोलकर सदा के लिए उसकी आत्मा को उसी में कैद कर लेते हैं और शहर को सदा के लिए सांप के भय से मुक्त कर देते हैं। रामनगर नाम का एक गांव था जिसमें हेमा नाम की एक औरत रहती थी। हेमा काला जादू करके लोगों को मार दिया करती थी। जिस पर भी वो काला जादू करती थी उसकी तस्वीर बना देती थी और अपने साधना वाले घर में रख देती थी। मंत्र पढ़कर उस तस्वीर में सुइयां चुभोना शुरू कर देती थी। जिस किसी की भी तस्वीर में वो सुइयां चुभो देती थी, वो आदमी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता था और अंत में काले जादू के असर उसके ऊपर होने लगते थे। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इस तरह हेमा को जो भी परेशान करता, बात बात पर ही काला जादू करके वो उसे मार देती। हेमा के काले जादू के असर ने बहुत से लोगों को मार दिया था। उसके बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई कि गांव में महामारी आ गई है। जिसको भी ये महामारी अपनी चपेट में लेती है, वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। एक दिन हेमा ने गांव के मुखिया पर ही काला जादू करने की बात सोची और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करके मुखिया की आकृति बनाने लगी। आकृति के सामने नींबू काटने लगी। नींबू काटकर आकृति को माला पहनाती है और पहली सुई आकृति के सीने में चुभाती है और सीने में सुई चुभते ही मुखिया के सीने में दर्द होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि मुखिया भी महामारी की चपेट में आ चुका है। अब यह भी नहीं बचने वाला। मुखिया का लड़का राजेश शहर से एम्बुलेंस बुलाकर मुखिया को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाता है और सारी बात बताते हुए डॉक्टर से कहता है, अरे इस महामारी से हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं होता और डॉक्टर परेशान होकर सोचता है, यार ये कौन सी बीमारी है, इतना इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। बीमारी के जितने भी लक्षण थे, उन लक्षणों को देखकर ही दवाइयां दी, उसके बावजूद असर नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान होकर मुखिया को अपने सीनियर डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। राजेश अपने पापा को लेकर सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचता है। सीनियर डॉक्टर सारी दवाइयों को देखता है और मुखिया को चेक करता है। मुखिया के शरीर में उसे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई लक्षण नजर नहीं आता। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ जाता है, आखिर ये कैसी नई बीमारी है। डॉक्टर इधर सोच रहा होता है और उधर हेमा मुखिया की फोटो में सुई चुभो देती है। हेमा दूसरी सुई मुखिया की आंख में चुभोती है। जैसे ही हेमा आंख में सुई चुभोती है, मुखिया के आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। मुखिया कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी आंखों में सुई चुभो दी है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते ही देखते मुखिया की आंखों से खून बहने लगता है। डॉक्टर ने अपने जीवन में इस प्रकार का मरीज पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर सोच में पड़ जाता है
और राजेश से कहता है, तुम्हारे पापा की बीमारी मेरी समझ से बाहर है भाई। वैसे मैं आराम होने के लिए दर्द का इंजेक्शन दे देता हूँ। अब तो तुम्हें अपने पापा को बड़े शहर में ही दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर अपने से भी सीनियर डॉक्टरों का पता देता है जहां पर नए लोगों पर रिसर्च किया जाता है। रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मुखिया के पास पहुंचते हैं और मुखिया की बीमारी का पता लगाने लगते हैं, लेकिन किसी को भी मुखिया के रोग के बारे में पता नहीं चलता। सभी डॉक्टर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। उसी रिसर्च सेंटर में एक बीमार तांत्रिक अपना इलाज कराने आता है। मुखिया को देखते ही तांत्रिक भड़क उठता है और डॉक्टरों से कहता है, मेरा रोग ठीक करो, मैं स्वस्थ होते ही मुखिया को ठीक कर दूंगा। इसे कोई रोग नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ और सिर्फ काला जादू का असर है, जिसके चलते दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। काला जादू नाम सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तांत्रिक को दवा देकर ठीक करते हैं। तांत्रिक ठीक हो जाने के बाद बोलता है, मैं जानता हूं कि आप लोग काले जादू को नहीं मानते, इसलिए मैं आप लोगों को जादूगरनी के पास ले चलता हूं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि काला जादू होता है, जिसे तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। तांत्रिक डॉक्टरों को लेकर मुखिया के गांव में पहुंचता है और नींबू पर मंत्र फूंक कर फेंकता है। नींबू गेंद की तरह आगे आगे चलने लगता है और उसके पीछे पीछे मुखिया, डॉक्टर और गांव के कुछ लोग चलते हैं। नींबू हेमा के दरवाजे पर जाकर रुक जाता है। नींबू के रुकते ही तांत्रिक बोलता है, काले जादू की जादूगरनी तू इसी घर में है। मुखिया जब यह बात सुनता है तो अपने लड़के राजेश से कहता है, दरवाजा तोड़ दो राजेश, दरवाजा तोड़ दो। और दरवाजा टूटते ही सभी हेमा के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हेमा के घर में एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा था, जिस पर शैतान का बहुत विशालकाय चित्र लगा हुआ था। तांत्रिक बोलता है, इसी घर में जादूगरनी रहती है और काला जादू करती है। इस घर में प्रवेश करने वाला बच नहीं पाता है, क्योंकि इस घर में काले जादू की शक्ति है। दरवाजे के उस पार शैतान खड़ा रहता है और हेमा काला जादू कर रही है। हेमा को इस बात की भनक लग जाती है कि गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर आए हैं। हेमा गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ती है। देखते ही देखते दरवाजे से धुआं निकलने लगता है और सारे गांव वाले बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन तांत्रिक बेहोश नहीं होता। वो अपने झोले से छोटी सी जादुई छड़ी निकालता है और जादुई छड़ी से डायन को मार देता है। डायन जादुई छड़ी के प्रभाव से चिल्लाने लगती है और गांव छोड़कर चली जाती है। डायन के गांव छोड़ते ही सभी बेहोश लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और मुखिया भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर जब मुखिया को स्वस्थ देखते हैं तो उन्हें भी इस काले जादू पर विश्वास